नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बिहार की राजनीति की उस नब्ज को टटोलने का प्रयास करेंगे जिस नब्ज पर पूरे देश के राजनीतिक प्रेक्षकों की नज़र लगी होती है। बिहार वह राज्य है जिसकी राजनीति की गुत्थी को सुलझाने में देश के बड़े बड़े महारथी अब तक असफल होते रहे हैं। क्या है वो बिहार की राजनीति? और इस बिहार की बदलती हुई राजनीति के दौर में बिहार को क्या प्रशांत किशोर जिस बिहार बदलाव यात्रा पर निकले हैं, तो क्या वो बिहार बदलाव यात्रा के माध्यम से बिहार की राजनीति में वो संक्रमण काल जिसे हम कहते हैं, संक्रमण काल मतलब एक ऐसा काल जिसके अंदर परिवर्तन इतना आसान नहीं हो लेकिन परिवर्तन होना तय होता है। अगर हम बिहार में की राजनीति को आज़ाद भारत में आज़ादी के बाद बिहार की राजनीति के एक चरण को पूरा होते हुए देखते हैं तो वो पहला चरण पूरा होता है 1947 से लेकर 1990 तक। मैं क्यों 90 को एक लाइन 90 में एक लकीर में खींच रहा हूं, उसके कारण है कि 1990 में बिहार की राजनीति 360 डिग्री बदली थी। तो सवाल ये आज है कि 2025 में भी क्या बिहार की राजनीति में कोई बदलाव होना है? बिहार की राजनीति को क्या प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा से बिहार की राजनीति को बदल पाएंगे? इस बात को समझने के लिए हमें चलना होगा 1990 में। 1990 में क्या हुआ था और उससे पहले क्या हो रहा था। अगर इस बात को हम समझ पाएं तो शायद हम ये समझ पाएंगे कि प्रशांत किशोर क्या बिहार में की राजनीति को बदल पाएंगे 2025 में अपनी बिहार बदलाव यात्रा के माध्यम से। तो चलिए चलते हैं 1990 में। 1990 से पहले क्या हुआ करता था बिहार में? बिहार की राजनीति विचारधारा आधारित हुआ करती थी। विचारधारा आधारित मतलब कि यहां कांग्रेस पार्टी मानी जाती थी मध्य मार्गी राजनीतिक दल। मध्य मार्ग की राजनीतिक दल मतलब जैसे अगर हम कहें धर्म के मामले में तो सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी थी। नीतियों के मामले में न पूंजीवाद था, न समाजवाद था, न साम्यवाद था, मिश्रित अर्थव्यवस्था की पैरोकार थी। समाज के अंदर जातिवादी नहीं थी, सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करती थी कांग्रेस पार्टी। मतलब बीच का रास्ता निकालकर लोकतंत्र को आगे बढ़ाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में होता था। उसके बाद समाजवादी धारा था। अगर 90 से पहले बड़े बड़े समाजवादी नेताओं की बात करें तो सबसे बड़े नेता कर्पूरी ठाकुर दिमाग में आते हैं। कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में बिहार में समाजवादी आंदोलन भी चला और गैर कांग्रेसवाद का आंदोलन भी चला। साथ ही भारतीय जनता पार्टी और उसका पूर्व रूप भारतीय जनसंघ हुआ करता था, जो अपने आप को राष्ट्रवादी राजनीतिक दल, दक्षिणपंथी राजनीतिक दल, हिंदूवादी राजनीतिक दल कहा करती थी। इसके अलावा वामपंथी पार्टियां थी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, सीपीएम, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, और साथ साथ इंडियन पीपुल्स फ्रंट जो कि भूमिगत होकर काम किया करती थी। इसके अलावा नक्सल का भी प्रभाव बिहार की राजनीति पर हुआ करता था। समाजवाद था तो गैर कांग्रेसवाद था, गैर कांग्रेसवाद था तो उसके अंदर पिछड़ावाद भी था, साथ साथ मजदूरों का आंदोलन था, सहकारिता का आंदोलन था, रिक्शा ठेला चालकों का आंदोलन था। मतलब समाज में जितने भी प्रेशर ग्रुप है हर का आंदोलन था। और आंदोलन राजनीतिक दल का गठन विचार आधारित हुआ करता था। नीतियों के आधार पर राजनीतिक दल बना करते थे। नीतियों में, निर्णयों में अगर कोई अंतर आ गया, परिवर्तन आ गया तो एक पार्टी टूट जाया करती थी। नहीं, जैसे संसोपा, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टियां टूट गई, नीतियों में अंतर हुआ तो भारतीय की कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी सीपीआईएमएल। मतलब ऐसे विचारधारा के आधार पर राजनीतिक दल बना करते थे। लेकिन 1990 के बाद 1990 में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। मैंने बताया कि एक तो घटना घटी मंडल आयोग के रिपोर्ट का लागू होना,
दूसरा, राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत अयोध्या, सोमनाथ से अयोध्या तक की आडवाणी की रथ यात्रा और 1989 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा पारित किया गया पालमपुर प्रस्ताव, जिसके अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी ने विश्व हिंदू परिषद द्वारा शुरुआत किए गए राम जन्मभूमि आंदोलन को सड़क पर आकर समर्थन देने का फैसला कर लिया था। इन दो राजनीतिक फैसलों ने बिहार की राजनीति को 360 डिग्री बदल दिया। उसके बाद से जो राजनीति है उसमें देखिए, उसके बाद से राजनीति में न मध्य मार्ग खत्म, समाजवाद खत्म, बीजेपी का राष्ट्रवाद है, ठीक है, लेकिन बीजेपी भी चुनाव लड़ती है जाति के समीकरण पर। नीतीश कुमार का समता पार्टी, चिराग पासवान, उससे पहले रामविलास पासवान, जीतन राम मांझी, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है बिहार के अंदर, हर पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना के केंद्र में जाति है, नेता की जाति। मतलब 1990 के बाद से जितने भी चुनाव लड़े गए बिहार में, चाहे वो लोकसभा के चुनाव लड़े जाए, चाहे विधानसभा का चुनाव लड़ा गया हो, उसके अंदर कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा है तो केवल और केवल एक ही है, जाति का समीकरण, धर्म का ध्रुवीकरण। जातिगत और धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर ही बिहार में 1990 के बाद से जितने भी चुनाव हुए, चाहे वो चुनाव लोकसभा के हो चाहे विधानसभा के हो, वो लड़े गए। और जिस गठबंधन, जिस दल के पास सामाजिक समीकरण का बड़ा हिस्सा था, उस चुनाव में वो गठबंधन चुनाव जीता। जैसे 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार के जाने के बाद महागठबंधन में सामाजिक समीकरण महागठबंधन के पक्ष में था। नीतीश कुमार, लालू यादव, कांग्रेस पार्टी का त्रिकोण, चुनाव में जीत हुई, कोई मुद्दे नहीं थे। लेकिन वही सामाजिक समीकरण टूट गया था 2014 के लोकसभा चुनाव में, जब नीतीश कुमार अलग से चुनाव लड़े। तो फिर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी राजनीतिक दल के रूप में उभर कर आई, चूंकि सामाजिक समीकरण बीजेपी, एंटी बीजेपी जो सामाजिक समीकरण था वो दो भागों में बट गया। बीजेपी आराम से चुनाव जीत गई, अकेले भी लड़के जीत गई। तो ये अंतर है। बिहार, कहने का मतलब मेरा है कि 1947 से 90 तक की राजनीति क्या था? समाजवाद की राजनीति था, मध्य मार्ग की राजनीति था, साम्यवाद की राजनीति था, हिंदूवाद की राजनीति था, राष्ट्रवाद की राजनीति था, मजदूरवाद उसके केंद्र में थे, सहकारिता उसके केंद्र में थे, किसान महासंघ की राजनीति हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद की राजनीति केवल और केवल जातिवाद की राजनीति है। हर जाति की अपनी अपनी दुकान है। मल्लाहों का दुकान खोलकर मुकेश सहनी बैठे हैं, पासवानों का दुकान खोलकर चिराग पासवान बैठे हैं, मुसहर समाज का दुकान खोलकर जीतन राम मांझी बैठे हैं, कुर्मी समाज का दुकान नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रहा है, कोयरी समाज का नेतृत्व उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं। इसी तरीके से हर जाति के अलग अलग स्टॉल लगे हुए हैं। तो क्या इन स्टॉल्स के रहते हुए बिहार का जो 1990 ये 35 वर्षों की जो राजनीति है, जो कंप्लीट जाति आधारित राजनीति है, क्या इस जाति आधारित राजनीति को प्रशांत किशोर के पास वर्तमान में कोई जाति समीकरण नहीं है? हर राजनीतिक दल के पास अपना जाति का समीकरण है। बीजेपी के पास भी अपना जाति का समीकरण है कि बीजेपी के पास सवर्ण समाज के लोग हैं, बनिया वर्ग के लोग हैं, वैश्य वर्ग के लोग हैं, और गैर यादव पिछड़ा समाज बीजेपी के साथ है, अति पिछड़ा समाज है, और बीजेपी मुसलमानों से डराकर अन्य और हिंदू समाज की जातियों को अपने पाले में रखती है। मतलब गैर मुस्लिमवाद के नाम पर बीजेपी हिंदुओं का ध्रुवीकरण कराती है। तो ये सब समीकरण है। प्रशांत किशोर के पास क्या है, ये सवाल खड़ा है। तो प्रशांत किशोर के पास है मुद्दे। प्रशांत किशोर बात करते हैं बिहार में शिक्षा की, प्रशांत किशोर बात करते हैं रोजगार की, प्रशांत किशोर बात करते हैं पलायन की। प्रशांत किशोर जब बात करते हैं इस बात की, मुसलमानों से ये पूछते हैं कि बताइए कि आपका वोट देने से लालू यादव का बेटा मुख्यमंत्री बन रहा है, आपको क्या मिला? घंटा। तो मुसलमान समाज के पास कोई जवाब नहीं होता है। प्रशांत किशोर जब जनता से ये पूछते हैं कि उद्योग, वोट बिहार का लोग देता है, 39 सीटें जिताकर नरेंद्र मोदी को आप देते हैं, उद्योग धंधे स्थापित होते हैं गुजरात में, बिहार को क्या मिलता है? आज भी बिहारी जो है गुजरात के सूरत में, अहमदाबाद में जा रहा है नौकरी करने के लिए।
तो बिहार को क्या मिला? बुलेट ट्रेन मिलता है गुजरात को, बिहार को क्या मिला? तो ऐसे सवालों पर मैं इस सवाल का पर सवाल नहीं कर रहा। आज मैं सवालों पर सवाल नहीं करूंगा कि कौन सा सवाल उचित है या कौन सा सवाल अनुचित है। लेकिन एक बात तय है कि प्रशांत किशोर तो केवल सवालों की राजनीति कर रहे हैं, मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं। शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, नौकरी की बात हो, पलायन की बात हो, प्रशांत किशोर ये बातें कर रहे हैं। तो मेरा सवाल ये आप दर्शकों से भी है और ये चुनाव का परिणाम भी बताएगा कि क्या बिहार की जनता को मुद्दे पसंद है या फिर बिहार की जनता को जाति पसंद है। और ये सवाल प्रशांत किशोर से भी पूछे जाएंगे आने वाले दिनों में कि जातिवाद से ग्रस्त बिहार के समाज में मुद्दों की राजनीति करना कहां तक संभव है। इस संभावना पर कितनी संभावना है इसका जवाब मिलेगा चुनाव के परिणाम आने के बाद। लेकिन ये मुद्दे हर दिन अपनी परीक्षा देंगे। बात इस बात की नहीं है कि प्रशांत किशोर पास होते हैं या नहीं पास होते हैं। बात इस बात की होगी प्रशांत किशोर के बदले कोई और राजनीतिक दल सत्ता में आ जाए, उस बात की बात होगी, अलग होगी। बात इस बात की होनी चाहिए चुनाव में कि क्या मुद्दों का की कोई अहमियत है या नहीं है, या केवल जातिवाद के झुंझुना से ही बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा और जीता जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो वैसे ही 90% राजनीतिक दल बिहार में विकास से कोई मतलब नहीं, विकास केवल झुंझुना होता है बजाने के लिए। लेकिन चुनाव जीतने से लेकर अगले चुनाव तक 5 वर्ष बिहार की राजनीतिक दल केवल जाति का समीकरण ही बैठाते रहते हैं और उसी समीकरण के आधार पर उनकी राजनीति होती है। लोक कल्याण से कोई मतलब नहीं होता है। अगर मुद्दों की हार होगी तो यह हार बिहार के भविष्य की भी हार होगी। बिहार कभी जातिवाद से बाहर निकल नहीं पाएगा। मैं प्रशांत किशोर की कोई पैरवी करने नहीं आया हूं, मैं केवल बात मुद्दों की कर रहा हूं, इसीलिए प्रशांत किशोर का उदाहरण दिया है मैंने। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।